नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 41वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो अक्षर और वर्ण के बारे में जानेंगे, मतलब स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ, अक्षर में ना जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं और स्वर वर्ण से जितने भी प्रकार से हिंदी में क्वेश्चन बन सकते हैं उसका ना मैं आप लोगों के सामने ना क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। लगभग 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोगों को आपका सिलेबस को सबसे पहले अगर आप लोगों को दिखाऊँ ना, तो ध्यान से देखोगे ना, तो सबसे पहले फर्स्ट इकाई में वर्ण विचार दिया है। और वर्ण विचार के अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक है वो अक्षर है, और उसके अलावा स्वर और व्यंजन दिया है। तो अक्षर और स्वर वर्ण के बारे में जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उसका मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। और आज का ये जो क्लास हो जाएगा ना, उसके बाद एक दो क्लास और लेकर के आऊँगा जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें का। और उसके बाद ना आपका जो हिंदी भाषा का विषय है उसमें जितना भी टॉपिक है ना, सारे टॉपिक से आप लोगों का मैराथन क्लास लेकर के आऊँगा। लगभग 30 से 40 क्वेश्चन पर डे लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का हिंदी का भी जो तैयारी है ना वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा सीधा हम लोग पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले खुद आंसर लेना है। ठीक है, क्योंकि देखो आप लोगों का कोई भी मदद करने वाला नहीं है। जब तक आप लोग खुद से आंसर नहीं लोगे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, दूसरे के भरोसे आप लोगों को नहीं रहना है। इसी को ही आप लोगों को टेस्ट सीरीज समझ के ज्वाइन करना है। और आप लोगों को ना 4 से 5 सेकंड का टाइम दूंगा, उसमें आप लोगों को अच्छे से डिसीजन लेके आंसर लेना है। ठीक है, और फटाफट अंदाज में हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा सीधा प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या है। ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 47 या ऑप्शन डी 37। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी 52 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है, चाहे वो स्वर वर्ण हो चाहे वो व्यंजन वर्ण हो, दोनों मिलाकर के जो वर्णों की संख्या है वो 52 होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 12। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी 11 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की कुल संख्या है वो 11 है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर जो हिंदी वर्णमाला है ना उसमें जो स्वर है उसमें तो टोटल हम लोगों ने 13 पढ़ा था। तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, आ से लेकर की औरत तक की जितने भी इसमें वर्ण है ना स्वर में, तो वो क्या होगा, हिंदी वर्णमाला के 11 जो वर्ण है वो कहलाएगा। और उसके अलावा जो अंगूर का आएगा, क्या? तो अंगूर का आएगा। और उसके अलावा आहा का जो आएगा ना, तो वो ये जो दोनों है ना वो अयोगवाह होता है। क्या? तो ये जो दोनों जो वर्ण है ना अंगूर और आहा का, वो अयोगवाह होता है। और अयोगवाह का मतलब ये होता है कि ना ही ये जो दो वर्ण है ना ही वो पूर्णतः स्वर में आता है ना ही व्यंजन में आता है। मतलब स्वर से स्वर के बाद आने वाला वर्ण और व्यंजन से पहले वर्ण आने वाला जो वर्ण है ना, तो उसको हम लोग अयोगवाह कहते हैं। और अयोगवाह जो जो होता है वो पूर्णतः ना ही स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है। तो इसीलिए इसे अयोगवाह कहते हैं। बीच में आने वाला जो वर्ण होता है इसे कहते हैं। और इसी वजह से इसको ना ही ना स्वर वर्ण में जोड़ा जाता है और ना ही व्यंजन वर्ण में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि अंगूर क्या है या आहा ये जो है ना ये कौन सा वर्ण है, ये पूछा जाता है। तो ये अयोगवाह है, ये आप लोगों को नोट करके रखना है अलग से। और हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वो 11 होता है, ये भी चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। और याद होगा तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को अब ध्यान से पढ़िए। हिंदी में व्यंजन वर्ण की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 33 प्लस 2, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 34 या ऑप्शन डी 32। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी 33 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हिंदी में व्यंजन की कुल संख्या है। तो हिंदी में जो व्यंजन की संख्या है वो 33 है, ये आप लोगों को याद रखना है। कैसे 33 है? तो आप लोगों को ना डिफाइन करके बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहला जो आएगा वो स्पर्श व्यंजन होगा। स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वो 25 है। कितना? तो व्यंजन में जो ना स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन का मतलब ये होता है, आप लोगों को पहले क्लास में भी मैंने बताया था, क छ ट त प, क ख
ख ग घ अंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अड़ा त थ द ध न और प फ ब भ म। तो ये जो वर्ण है ना वो टोटल 25 वर्ण ये हो जाएंगे। उसके अलावा अंतस्थ जो रहेगा ना वो 4 वर्ण होगा। कितना? तो अंतस्थ जो व्यंजन है वो 4 वर्ण होगा। अंतस्थ कौन कौन सा है? य र ल और व। ये जो 4 वर्ण है वो अंतस्थ व्यंजन होगा। इन चारों को भी आप लोगों को नोट करना है। उसके अलावा 4 जो अन्य वर्ण होगा ना वो ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन होगा। ऊष्म या संघर्षी कौन कौन सा होगा? श, श, श और ह। ये 4 जो श है ना वो भी क्या होगा? आप लोगों का व्यंजन के अंतर्गत आएगा। तो 25 4 कितना होगा? 29 और 29 और 4 कितना होगा? 33। तो व्यंजन की टोटल संख्या कितना है? तो 33 है। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अभी टाइम उतना नहीं है कि मैं आप लोगों को एकदम आराम से डिफाइन करूं। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं आप लोगों को वजह बताऊं ना, तो ये है कि जितना जल्दी आप लोग आंसर लेना सीखोगे एग्जाम में आप लोगों का टाइम बचेगा, टाइम मैनेज हो पाएगा। आराम से सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पास टाइम नहीं रहेगा। तो इसीलिए कम से कम ना क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने पढ़ दे रहा हूँ और पढ़ने के बाद 4 से 5 सेकंड में आप लोगों को क्विक डिसीजन लेना है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को फास्ट तरीके से आंसर भी देना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। ऑप्शन ए, देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 54 है। ऑप्शन बी, व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। ऑप्शन सी, स्वरों की संख्या व्यंजनों की संख्या से अधिक है। या ऑप्शन डी, स्वर ध्वनियाँ व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होती है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। स्वर ध्वनियाँ व्यंजन के उच्चारण में सहायक होती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो सही जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी कैसे गलत होगा ये जान लो। ऑप्शन ए को पढ़ो, देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 54 है। तो 54 नहीं है जी, 52 है टोटल, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा को पढ़ो, व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। तो ये भी गलत होगा। व्यंजन जो होता है ना वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किया जाता। स्वर जो होता है उसमें ना इंक्लूड होता है। कैसे? तो देखो ये एक व्यंजन है का, तो का को अगर आप उच्चारण करोगे तो का के साथ आ भी आ रहा है क्या, तो का के साथ आ भी जुड़ा हुआ था, ये व्यंजन हो जाएगा और ये क्या होगा? स्वर। तो जितने भी इसमें व्यंजन आएंगे ना तो सारे के सारे स्वर की सहायता से ही उच्चारित होते हैं, स्वतंत्र रूप से कभी भी उच्चारित नहीं होता है। का बोल लो, खा बोल लो, ग बोल लो, तो इन सारी में ना आ जो ध्वनि है ना वो छुपा हुआ होता है, जो स्वर होता है वो। तो इसीलिए जो व्यंजन है वो स्वतंत्र नहीं होता है, यह आप लोगों को याद रखना है। सी को पढ़ो, स्वरों की संख्या व्यंजनों की संख्या से अधिक है। तो स्वर की संख्या कहाँ अधिक है जी? स्वर कितना है हमारे पास? 11 है, जबकि व्यंजन की संख्या कितना है? 33 है। तो आप लोग बताओ ज़्यादा कैसे होगा? तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। सही कौन सा होगा? तो वो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा ना वो केवल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा ना व्याख्यात्मक तरीके से भी पढ़ लिया करो ताकि आप लोगों को ना रटने की जरूरत कभी ना पड़े, समझने की कोशिश करो आप लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को आप ध्यान से पढ़िए। वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, शब्द समूह को। ऑप्शन बी, शब्द गणना को। ऑप्शन सी, वर्णों के संकलन को। या ऑप्शन डी, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला जो कहते हैं वो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं, जिसके अंतर्गत स्वर वर्ण भी आता है और व्यंजन वर्ण दोनों आता है। ठीक है, अगर आप लोगों को वर्णमाला की परिभाषा बताऊँ ना तो वर्णमाला की जो परिभाषा होगा वो वर्णों की व्यवस्थित समूह या क्रमबद्ध समूह को क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। और वर्णों की टोटल संख्या कितना है? तो टोटल जो संख्या है वो 52 है, चाहे वो स्वर वर्ण को मिलाओ और व्यंजन वर्ण दोनों को मिला करके। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को आप ध्यान से पढ़िए। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, वर्ण। ऑप्शन बी, वाक्य। ऑप्शन सी, ध्वनि। या ऑप्शन डी, अक्षर। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए, वर्ण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो व्यंजन और स्वर दोनों के संयुक्त रूप को वर्ण ही ना कहेंगे? जी हाँ। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ण जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 को पढ़िए। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, अक्षर। ऑप्शन बी, वाक्य। ऑप्शन सी, अर्थ। या ऑप्शन डी, शब्द। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी शब्द करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो ध्वनियों के मेल से बने जो सार्थक वर्ण समुदाय होगा वो ऑप्शन नंबर डी शब्द करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ध्वनियों के मेल से बोला है जी। मान के चलो मैं अलग अलग ध्वनि लिखता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल के अनुसार क, म और ल। ये जो कमल लिखा हूँ मैं ना, तो ये अलग अलग ध्वनियों के मेल से बना है। जैसे क अलग ध्वनि है, म अलग ध्वनि और ल अलग ध्वनि है। तो ये अलग अलग ध्वनियों के मेल से ये जो सार्थक शब्द बना है उसका क्या अर्थ होगा? तो उसका जो मतलब होगा वो शब्द ही ना होगा जी। ये टोटल एक शब्द है और अलग अलग ध्वनियों के मेल से बना है, और इसका क्या होता है, अलग से सार्थक अर्थ निकलता है। तो इसका क्या होगा? तो इसको शब्द कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को आप ध्यान से पढ़िए। स्वर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए स्वर एवं स्वर वर्ण के मेल, ऑप्शन बी स्वर एवं व्यंजन वर्ण का मेल, ऑप्शन सी व्यंजन एवं विसर्ग का मेल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर किसे कहते हैं, अगर आप लोगों को पहले ये बताओ ना, तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से किया जाता है, ठीक है। जिसमें उच्चारण में हवा गले से ना बिना रुकावट के बाहर निकलता है, तो उसे क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। और स्वर जो होता है वो स्वतंत्र होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए स्वर एवं स्वर वर्ण का मेल, तो स्वर जो होता है वो स्वतंत्र होता है, वो अपने आप पर भी डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, स्वर एवं स्वर्ण का भी मेल नहीं होता है। ऑप्शन बी को देखो, स्वर एवं व्यंजन वर्ण का मेल, तो स्वर एवं व्यंजन वर्ण का मेल तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वो स्वर वर्ण जो होता है वो स्वतंत्र होता है अपने आप में। ऑप्शन सी को देखो, व्यंजन एवं विसर्ग का मेल, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पास ऑप्शन डी में ना कोई और ऑप्शन होता है, जैसे स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, तो ये करेक्ट आंसर होता है, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है, इसके वजह से इनमें से कोई नहीं जो रहेगा ना वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को पढ़िए। स्वर किसे कहते हैं? ये तो सेम प्रश्न हो गया, तो ये सेम प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को आप ध्यान से पढ़िए। स्वर अजंते स्व अवंती भवंती व्यंजनमती स्वर की यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? ऑप्शन ए भामह, ऑप्शन बी रुद्रट, ऑप्शन सी पतंजलि, या ऑप्शन डी वामन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी पतंजलि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्वर अजंते स्व अवंती भवंती व्यंजनमती स्वर की यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? तो ये जो परिभाषा दिया है वो महर्षि पतंजलि ने दिया है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके भी रख सकते हो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को अब ध्यान से पढ़िए। स्वाश्रित वर्ण को कहते हैं? ऑप्शन ए स्वर वर्ण, ऑप्शन बी व्यंजन वर्ण, ऑप्शन सी अंतःस्थ वर्ण, या ऑप्शन डी ऊष्म वर्ण। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए स्वर वर्ण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्वाश्रित वर्ण को कहते हैं? स्वाश्रित वर्ण मतलब स्वयं पर आश्रित, मतलब ये खुद के अलावा किसी दूसरे पर क्या हो, आश्रित ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो वो स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर्ण के बारे में आप लोगों को बताया हूँ ना कि स्वर वर्ण जो होता है वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है, वो किसी पर भी डिपेंड नहीं रहता है, तो उसे स्वर कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। और व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे? व्यंजन वर्ण जो होता है वो स्वर वर्ण पर आश्रित होता है। बिना स्वर वर्ण के ना व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं हो सकता। मान के चलो का अगर मैं लिखता हूँ तो का के साथ क्या छिपा हुआ है? आ जो ना स्वर है वो छुपा हुआ है, ठीक है। तो का के साथ अ भी उच्चारित होता है। जितना भी व्यंजन वर्ण है ना, चाहे क ख ग घ अंग जितना को भी पढ़ लो आप लोग, आ उसमें छिपा हुआ रहता है। तो ये जो रहेगा ना व्यंजन वर्ण वो स्वर की सहायता से ही उच्चारित होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा अंतःस्थ वर्ण कौन कौन सा होता है? तो अंतःस्थ जो वर्ण है वो य, र और ल और व, ये जो चार वर्ण है ना वो अंतःस्थ वर्ण है। आप लोगों को अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में ये दे दिया जाएगा कि यह वर्ण किस वर्ण का है, ये पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि अंतःस्थ जो वर्ण है वो य, र, ल, व, ये जो चार वर्ण है वो अंतःस्थ वर्ण कहलाता है।
उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्म वर्ण कौन सा होता है? तो ऊष्म वर्ण जो होता है ना वो व्यंजन के जो चारों श श श ह जो वर्ण है ना वो ऊष्म वर्ण होता है, जिसमें क्या होता है रगड़ घसड़ या हमारे मुख से जब उसका उच्चारण करते हैं तो ऊष्म मतलब गर्मी आता है ना उसको उच्चारण से, तो इसलिए इसको ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो ये जो चारों श श श और ह ये जो है ना तो उसको आप लोगों को याद रखना, ये ऊष्म वर्ण है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को चारों जो ऑप्शन है आप लोगों को बताने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कहता कि जो मैं प्रश्न बोला हूँ केवल वही पूछा जाएगा, ऑप्शन को उठा करके प्रश्न बना दिया जाएगा तो क्या करोगी? तो इसीलिए आप लोगों को चहुमुखी तरीके से मतलब सारे तरीके से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, ताकि आप लोगों का अच्छे से तैयारी हो पाए। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होती है? ऑप्शन ए स्वतंत्र रूप से, ऑप्शन बी व्यंजन के सहयोग से, ऑप्शन सी विसर्ग के सहयोग से, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र रूप से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्वर ध्वनियाँ किसके सहयोग से उच्चारित होता है? तो स्वर ध्वनियाँ जो होता है वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है, किसी पर भी डिपेंड नहीं रहता है, अभी जस्ट आप लोगों को बताया हूँ ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र रूप से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को पढ़िए। स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में ऑप्शन ए हवा मुख विहार से निकल नहीं पाती है, ऑप्शन बी हवा अबाध गति से मुख विहार से निकल जाती है, ऑप्शन सी हवा मंद गति से मुख विहार से निकल जाती है, या ऑप्शन डी हवा मध्यम गति से मुख विहार से निकल जाती है। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हवा अबाध गति से मुख विहार से निकल जाती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में, तो अभी आप लोगों को बताया हूँ ना कि स्वर वह ध्वनि है जिसका उच्चारण क्या होता है स्वतंत्र रूप से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ना हो जाएगा जी। हवा अबाध गति से मतलब बिना किसी रोक टोक से क्या होता है, मुख विहार से मतलब हमारे मुख से क्या होता है निकल जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? तो वो स्वर कहेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अबाध गति का मतलब ये होता है कि वो बिना रोक टोक के माध्यम से सीधा ना स्वतंत्र रूप से निकलता है, तो उसे स्वर कहते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 को अब ध्यान से पढ़िए। स्वर वर्ण छांटिए। तो स्वर वर्ण कौन सा है जी? ये तो ईजी है आप लोगों के लिए। तो इसका अगर आप लोगों को आंसर बताओ ना तो स्वर वर्ण जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आंसर इसीलिए बताया हूँ कि ये काफ़ी ईजी है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में आप लोगों को तो फ़र्क पता होगा जी, तो इसीलिए ना ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो स्वर वर्ण है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़िए। स्वर वर्ण कौन सा है? इसमें भी सेम प्रश्न है जी, ये रिपीटेड है। तो ये बी जो रहेगा ना वो स्वर वर्ण है, और बाकी ये जो है ना वो सारे के सारे व्यंजन हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को पढ़िए। स्वर ध्वनियाँ किसे कहते हैं? इसमें भी सेम प्रश्न है, मतलब ये है कि इसमें कम दे दिया गया है लेकिन प्रश्न जो है वो सेम है। तो इसमें भी क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अ और आ जो है ना वो स्वर है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। जो आप लोगों को ना आंसर लेने के लायक होगा उसे आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है, और टाइम भी जरूर दूंगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 17वां को पढ़िए। स्वर के निश्चित चिन्ह को कहते हैं? ऑप्शन ए मात्रा, ऑप्शन बी विराम, ऑप्शन सी अनुस्वार, या ऑप्शन डी चंद्र बिंदु। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी विराम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्वरों के निश्चित चिन्ह को कहते हैं? तो स्वरों के जो निश्चित चिन्ह है ना उसे विराम कहते हैं, ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, तो स्वरों में जो निश्चित चिन्ह लगता है ना वो विराम चिन्ह कहते हैं, ये चीज़ आप लोगों को चाहो तो नोट करके रख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 18वां को पढ़िए। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, या ऑप्शन डी 5। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हिंदी में मूल स्वरों की संख्या है, तो हिंदी में जो मूल स्वरों की संख्या है वो 4 है, और कौन कौन सा है ये बताओ ना। तो 4 जो संख्या है ना वो आ हो जाएगा,
ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा और त्री। तो ये जो चार वर्ण होगा ना वो क्या होगा, वो मूल स्वर कहलाएगा। और ये जो मूल स्वर है इसे ही ना ह्रास्व स्वर भी कहते हैं। क्या, तो ह्रास्व स्वर पूछा जाए या मूल स्वर पूछा जाए, दोनों एक ही है। अ ई उ त्री, ये चार जो वर्ण हैं वो क्या कहलाएगा, मूल स्वर कहलाएगा। और मूल स्वर किसे कहते हैं, अगर आप लोगों को एक शब्द में ये बताऊँ ना, तो मूल स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण अन्य किसी स्वरों की सहायता के बिना किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, मूल स्वर कहेंगे। एग्जाम्पल अगर आप लोगों को दूँ ना, तो ये जो आ है इसमें किसी भी प्रकार के जो स्वर है ना उसकी सहायता नहीं लिया गया है, मतलब अपने ही सिमिलर जो स्वर है उसकी सहायता नहीं लिया गया है, अ। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप लोगों को ये बताओ ना, मूल स्वर के अलावा दूसरा जो स्वर है उसमें सहायता कैसे लिया गया है। अगर मैं आ लिख दूं, क्या, तो ये जो आ लिख रहा हूं तो उसमें क्या होगा, अ प्लस अ। तो अ प्लस अ मिलकर के क्या बना है, आ बना है। तो इसमें देखो, एक स्वर और दूसरा स्वर अपने ही सेम जो स्वर है ना उससे मिलकर के क्या बना है, आ बना है। लेकिन ये जो अ है सिर्फ, इसमें किसी भी प्रकार के स्वर की सहायता नहीं लिया गया है, अपने ही जो सिमिलर स्वर है उसका। ठीक है, यह आप लोगों को अंतर समझ में आया ना, तो उसे क्या कहेंगे, हम लोग मूल स्वर कहेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके भी रख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो चार वर्ण आप लोगों को बताया मूल स्वर ना, इसे आप लोगों को नोट करना है, पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए भी चलते हैं इसी प्रकार से। तो ऑप्शन ही दे दिए जी। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है। ऑप्शन ए ऑप्शन नहीं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से, ऐसे करो ना जी। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ड या ऑप्शन डी ज्ञ। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है। तो संयुक्त वर्ण जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो हिंदी में ना संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन दोनों अलग अलग बांटा गया है। संयुक्त स्वर कौन सा है ये अगर आप लोगों को बताऊं, तो ए, उसके अलावा ए, उसके अलावा ओ और उसके अलावा औ। तो ये जो चार वर्ण होंगे ना वो संयुक्त स्वर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से चार जो वर्ण है वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा होगा, तो सबसे पहले छा छतरी का आ जाएगा, त्रा त्रिशूल का आ जाएगा, स्रा श्रमिक का आ जाएगा और उसके अलावा क्या आएगा, ज्ञा गानी का आ जाएगा। तो ये जो चार वर्ण है ना वो क्या कहलाएगा आप लोगों का, तो ये चारों वर्ण आप लोगों का जो होगा वो संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। जैसे संयुक्त स्वर ये हो जाएगा और संयुक्त व्यंजन क्या होगा, छा छतरी का, त्रा त्रिशूल का, ज्ञा ज्ञानी का और स्रा श्रमिक का। तो ये जो चार जो वर्ण है ना वो क्या कहलाएगा, वो आप लोगों का संयुक्त व्यंजन कहलाएगा और संयुक्त वर्ण। और इसमें क्या बोला है, संयुक्त वर्ण नहीं है। तो संयुक्त वर्ण जो होगा ना वो स्वर भी इंक्लूड है और व्यंजन वर्ण जो है ना दोनों इंक्लूड है। तो देखो ए जो है वो क्या किस में आएगा, तो ये स्वर में आ जाएगा। उसी प्रकार से औ देखो ये भी स्वर में आ जाएगा और ज्ञा ज्ञानी किस में आ जाएगा, व्यंजन के इसमें आ जा रहा है। तो क्या नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो केवल जो वही नहीं होगा। तो ये आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। तो इस सारी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और ये स्रा श्रमिक ऐसे होता है ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए भी चलते हैं इसी प्रकार से। ये प्रश्न क्रमांक 20 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में संयुक्त स्वर है। ऑप्शन ए त्री, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी ऊ या ऑप्शन डी औ। तो क्या इसका आंसर होगा, अब भी जस्ट प्रश्न क्रमांक 19 में आप लोगों को बताया हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी और जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर आप लोगों को बताया हूँ ना, चार चार जो होता है वो संयुक्त स्वर होता है। कौन कौन सा, तो सबसे पहले ए, दूसरा ए, तीसरा ओ और चौथा औ। तो ये चारों के चारों जो है ना वो संयुक्त स्वर कहलाता है। और देखो संयुक्त स्वर कौन सा है, तो ये जो डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, नोट करके रखना है, संयुक्त स्वर करके
करके ना ये चारों वर्ण है उसे अपने शॉर्ट नोट्स में नोट कर लीजिए और उसके बाद एग्जाम से ना 1-2 दिन पहले बढ़िया सा पढ़ करके चले जाइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए भी चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को पढ़िए। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए संयुक्त स्वर, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी संधि स्वर या ऑप्शन डी मूल स्वर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर है संयुक्त स्वर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। तो भिन्न भिन्न जो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न होता है ना तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संयुक्त स्वर बोलेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और संयुक्त स्वर कौन कौन सा होता है आप लोगों को जस्ट अभी प्रश्न क्रमांक 20 में भी बता दिया हूँ। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। ए स्वर का प्रकार है। ऑप्शन ए ह्रास्व स्वर, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी मूल स्वर या ऑप्शन डी संयुक्त स्वर। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी संयुक्त स्वर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ए स्वर का प्रकार है। अभी जस्ट आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 20 में भी बताया हूँ, 21 में भी बताया हूँ ना कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। तो संयुक्त स्वर जो है वो ए, उसके अलावा ए, उसके अलावा ओ और उसके अलावा औ। तो ये चारों के चारों जो वर्ण होगा वो संयुक्त स्वर कहलाएगा। और संयुक्त स्वर में देखो ये क्या है, चाहे ना ए स्वर का प्रकार है तो ए स्वर का किसका प्रकार होगा जी? ये संयुक्त स्वर का प्रकार ना होगा। तो इसीलिए आप लोगों को इसको नोट करने के लिए बोल रहा था। इस प्रकार के प्रश्न ना अलग अलग तरीके से घुमा करके भी पूछा जाता है तो आप लोगों को ना याद रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। दो स्वरों का संयुक्त रूप कहलाता है। ऑप्शन ए मूल स्वर, ऑप्शन बी प्रधान स्वर, ऑप्शन सी संयुक्त स्वर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी संयुक्त स्वर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? दो स्वरों के संयुक्त रूप कहलाता है। तो दो स्वरों के जो संयुक्त रूप कहलाता है वो ऑप्शन नंबर सी संयुक्त स्वर कहलाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में संयुक्त स्वर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ए या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कैसे? निम्नलिखित में संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर को आप लोगों को बताया था ना कि 4 प्रकार की संयुक्त स्वर होता है। पहला ए, दूसरा ए, तीसरा ओ और चौथा औ। तो ये 4 प्रकार के संयुक्त स्वर होता है, इसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फटाफट अंदाज में आप पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। अ, ई, उ, ए, ओ, औ में समानता के आधार पर यह है कि ये सभी। ऑप्शन ए लुप्त स्वर है, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर है, ऑप्शन सी ह्रास्व स्वर है या ऑप्शन डी अनुस्वार है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी दीर्घ स्वर है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अ, ई, उ, ए, ओ, औ में समानता का आधार यह है कि ये सभी, ये जो सब है ना वो दीर्घ स्वर हो जाएगा। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं ये अगर आप लोगों को बताऊँ ना तो ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है ना तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जो ज़्यादा समय लगता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर बोलेंगे। और ये सारे के सारे जो वर्ण है ना वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है, ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल दूँ, तो आ जब बोल रहे हो तो उसमें ज़्यादा समय लग रहा है ना आपको उच्चारण में, तो ज़्यादा समय जो लगेगा ना वो क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और जिसमें जितना भी इसमें स्वर में मात्राओं वाले जो वर्ण होंगे ना वो सारे के सारे क्या होगा? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगा। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को पढ़िए। कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी त्री या ऑप्शन डी ओ। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी त्री करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ मतलब क्या बताया था अभी आप लोगों को? उच्चारण में जो लॉन्ग टाइम लगता है ना, ज़्यादा समय लगता है, उसको क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर बोलेंगे। देखो री एक शब्द में निकल गया ना, लेकिन देखो आ लंबा टाइम लग रहा है ना, ए, उसके अलावा ऊ, उच्चारण करो तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? तो दीर्घ स्वर जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी री जो है ना वो दीर्घ स्वर नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है।
चलिए फटाफट अंदाज में फिर से हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 27 को पढ़िए। ए ओ औ कौन सा स्वर है? ऑप्शन ए संयुक्त स्वर, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी ह्रास्व स्वर या ऑप्शन डी लुप्त स्वर। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए संयुक्त स्वर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ए ओ औ कौन सा स्वर है? तो ये चारों जो वर्ण होगा ना वो संयुक्त स्वर होगा, आप लोगों को कई बार बताया हूँ इसमें। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए मात्रा के आधार पर स्वर के भेद के बारे में जानते हैं कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को पढ़िए। मात्रा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए वर्णों पर लगाए जाने वाले चिन्हों को, ऑप्शन बी विराम चिन्हों को, ऑप्शन सी वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मात्रा किसे कहते हैं? तो मात्रा जो कहते हैं ना वो वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल बताओ ना, तो मान के चलो आप लोग ई बोलते हो और उसके अलावा ये जो मात्रा लगा हुआ है ना ई, बड़ा ई की मात्रा, तो इन दोनों को उच्चारण करो ई, एक बार में हो गया। उसके अलावा इसको उच्चारण करो ई। तो क्या बोला है इसमें, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? ई बोलने से वर्णों के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है उसे क्या बोलेंगे? मात्रा बोलेंगे। ये जो मात्रा है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ण के उच्चारण कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। और उसके अलावा इसमें क्या है, इसमें मात्रा नहीं लगा है तो ई खत्म ये। उसके अलावा इसमें मात्रा लगा तो ई। तो देखो ये जो मात्रा है वो वर्णों के उच्चारण में टाइम लग रहा है तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? तो वर्णों के उच्चारण में लगने वाले जो समय है ना तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मात्रा बोलेंगे। भले ही आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगे लेकिन आप लोगों को याद रखना है इन सारी चीज़ों को, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। उच्चारण के कालमान के अनुसार हिंदी में स्वर के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा 2। कैसे? उच्चारण के कालमान के अनुसार हिंदी में स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में स्वर के जो भेद होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं और कालमान का जो मतलब होता है वो उच्चारण के आधार पर। क्या? तो उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं तो वो 2 प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले ह्रास्व स्वर होगा और दूसरा दीर्घ स्वर होगा। ह्रास्व स्वर का मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए ना जब आप उसका उच्चारण करते हो तो बस थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक मात्रिक शब्द बोल सकते हैं या एक मात्रिक उसको वर्ण बोल सकते हैं या स्वर बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें कम समय लगता है। उसके अलावा दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर जो होता है वो द्विमात्रिक स्वर होता है जिसमें ना 2 गुना समय लगता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर बोलेंगे। तो उच्चारण के आधार पर हिंदी में जो स्वरों का जो भेद है ना वो 2 प्रकार के होते। सबसे पहले ह्रास्व स्वर होगा और दूसरा दीर्घ स्वर होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। और आप लोगों के मन में एक और जो आएगा ना वो लुप्त स्वर आएगा। लुप्त स्वर का जो यूज़ होता है वो अधिकाधिक ना संस्कृत में किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उच्चारण के आधार पर हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं तो वो 2 प्रकार के होते हैं, वो कालक्रम के अनुसार, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्य कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो स्वर के जो भेद होते हैं मात्रा के आधार पर बोल लो या कालमान के अनुसार बोल लो वो 2 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला ह्रास्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो चाहे वो मात्रा के आधार पर हो चाहे वो कालमान के आधार पर हो, किसी भी आधार पर वो 2 ही प्रकार के होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। अब हम लोग ना क्या करेंगे, फटाफट अंदाज में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 31 को आप ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है? लघु मतलब छोटा जी, कम टाइम किसमें लगता है? तो कम टाइम जो लगता है वो री के उच्चारण में कम टाइम लगता है। कैसे? री खत्म, एक बार बोल दिए। उसके अलावा देखो आ,
ए, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ना वो लघु स्वर कहलाता है, जिसमें कम टाइम लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को पढ़िए। कौन से वर्ग में ह्रास्व स्वर है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आ ई उ त्री जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौन सा वर्ग में ह्रास्व स्वर है? तो ह्रास्व स्वर आप लोगों को बताया था ना, अ ई उ त्री। तो ये जो अ ई उ त्री जो है ना वो ह्रास्व स्वर है या मूल स्वर, दोनों ही कहा जाता है इसे। ठीक है, जिसमें उच्चारण में कम टाइम लगता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ह्रास्व स्वर जो होता है उसे नोट करके रख लीजिए, हमेशा पूछा जाता है ऐसे प्रश्नों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को पढ़िए। लुप्त स्वर कहते हैं ऑप्शन ए एक मात्रिक, ऑप्शन बी द्विमात्रिक, ऑप्शन सी त्रिमात्रिक या ऑप्शन डी चतुर्मात्रिक। तो क्या इसका आंसर होगा? प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी त्रिमात्रिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? लुप्त स्वर कहते हैं, तो लुप्त स्वर जो कहते हैं वो त्रिमात्रिक को कहते हैं। कैसे? तो लुप्त स्वर उसे कहते हैं जिसमें ना त्रिमात्रा का मतलब ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, उसे हम लोग लुप्त स्वर कहेंगे। और अगर आप लोगों को लुप्त स्वर की परिभाषा बताऊँ ना, तो इसे ना क्या बोलेंगे? त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं जिसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लुप्त स्वर कहते हैं। और इसका जो अधिक प्रयोग है वो संस्कृत में होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे मंत्रों वगैरह के उच्चारण में ना लंबा समय लगता है ना जी, तो उसको हम लोग त्रिमात्रिक कहेंगे, जिसे लुप्त स्वर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए भी चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 34 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से ह्रास्व स्वर है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी ओ या ऑप्शन डी ई। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए आ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में ह्रास्व स्वर है, तो ह्रास्व स्वर के बारे में अभी जस्ट आप लोगों को बताया ना कि ह्रास्व स्वर जो होता है वो 4 वर्ण होता है। कौन कौन सा? अ, ई और उ, और ये जो त्री है ना वो 4 जो वर्ण है वो ह्रास्व स्वर या मूल स्वर कहलाता है। तो इन चारों को आप लोगों को नोट करके रखना है, अधिकाधिक प्रश्न में आप लोगों को ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 35 को पढ़िए। निम्नलिखित में से ह्रास्व स्वर को पहचानिए। ये भी सेम प्रश्न है। तो ह्रास्व स्वर कौन सा होगा? जिसमें मात्रा नहीं लगा है वो ह्रास्व स्वर हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को पहचानना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से पढ़िए। चलिए प्रश्न क्रमांक 36 को पढ़िए। निम्नलिखित में ह्रास्व स्वर है, फिर से सेम प्रश्न, तो ह्रास्व स्वर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी मात्रा है, इसमें भी मात्रा है, इसमें भी मात्रा है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना उसमें मात्रा नहीं है, तो वही क्या होगा? ई जो है ना वो आप लोगों का क्या होगा? ह्रास्व स्वर होगा। जिसमें आप लोगों को 4 बताया ना, अ, ई और उ और त्री, तो ये चारों के चारों क्या होगा? ह्रास्व स्वर कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 37 को पढ़िए। कौन सा स्वर ह्रास्व स्वर नहीं है? तो ह्रास्व स्वर कौन सा नहीं है अब आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ए या ऑप्शन डी आ। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौन सा स्वर ह्रास्व स्वर नहीं है? तो ह्रास्व स्वर 4 होता है, आप लोगों को बताया था ना, अ, ई और उ, और लास्ट में ये जो त्री है ना वो आप लोगों का क्या होगा? ह्रास्व स्वर कहलाएगा। लेकिन ए जो है ना वो ह्रास्व स्वर नहीं है। ठीक है, तो इन चारों को आप लोगों को नोट करके रखना है, इसीलिए आप लोगों को बार बार बोलता रहता हूँ मैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 38 को ध्यान से पढ़िए। निर्देश दिया है उसको ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। दिए गए रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन करें। ध्यान से पढ़िए। जिन स्वरों के उच्चारण में खाली स्थान स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है उन्हें खाली स्थान स्वर कहते हैं। ऑप्शन ए लुप्त ह्रास्व, ऑप्शन डी ह्रास्व लुप्त, ऑप्शन सी ह्रास्व दीर्घ या ऑप्शन डी दीर्घ लुप्त। तो प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी ह्रास्व लुप्त करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निर्देश दिया है, इसमें बोला है कि खाली स्थान पर क्या करना है? सही आंसर को लेना है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रास्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है उसे क्या बोलेंगे? लुप्त स्वर बोलेंगे। तो शुरू में ह्रास्व आ जाएगा और सेकंड में लुप्त आ जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 39 को पढ़िए। निम्न स्वर में ह्रास्व स्वर है, फिर से सेम प्रश्न आ गया। तो ह्रास्व स्वर कौन
सा है? ऑप्शन नंबर ए आ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आज मैं अपने मैनेजर को जॉब से फिर से निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि वो बार बार ऐसे प्रश्नों को लेकर के आ जा रहे हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 40 को ध्यान से पढ़िए। हिंदी में पश्च स्वर है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो पश्च स्वर कौन सा है आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के प्रकार के अंतर्गत आता है ये। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। फिर आप लोगों को ना कैसे पहचानना है ये भी आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा मैं। तो प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उ उ ओ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हिंदी में पश्च स्वर है तो पश्च स्वर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी उ उ और ओ हो जाएगा। कैसे पहचानना है? तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के जो प्रकार होंगे ना वो 3 प्रकार से बांटा है। कैसे कैसे बांटा है ये अगर आप लोगों को समझाओ ना तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले होगा वो अग्र स्वर होगा, दूसरा जो होगा वो मध्य स्वर होगा और तीसरा जो होगा वो पश्च स्वर होगा। कितना? तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर 3 भाग में बांटा है। और कैसे कैसे आप लोगों को पहचानना है ये बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आ अनार तो जानते होंगे ना, तो आ अनार जो होगा वो मध्य में आएगा। आ में क्या किस में आएगा? तो वो पश्चिम में आ जाएगा। ई इमली और ई ईख तो ये दोनों के दोनों किस में आएगा? अग्र स्वर में आ जाएगा। उसके बाद उ उल्लू और उ ऊन किस में आएगा? ये पश्चिम में आ जाएगा। उसके अलावा री ऋषि को छोड़ दो। री ऋषि के बाद क्या आता है? ए एड़ी का आता है, तो ए एड़ी का। अ ऐनक का तो इसमें लिखो। अ ऐनक के बाद क्या आता है? ओ ओखली का। और उसके अलावा क्या आता है? अ औरत का। तो ये किस में आएगा? पश्च स्वर में आएगा। अनार में तो आप लोग जानते हो ना जी स्वर का। तो स्वर में आप लोगों को कैसे समझना है, रटना नहीं है, ध्यानपूर्वक समझना है। कैसे समझोगे? तो हिंदी में जिह्वा के उच्चारण के आधार पर 3 भाग में बांटा है। कौन कौन सा? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो तीनों को आप लोगों को अलग अलग लिख लेना है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, और अलग अलग 3 भाग में ऐसे डिवाइड करना है। उसके अलावा अनार में जानते हो ना, तो आ अनार का यहाँ से शुरू करो, आमे का यहाँ शुरू करो, इमली का इक का यहाँ आएगा, उल्लू का ऊन का यहाँ आएगा, ऋषि का छोड़ दो, एड़ी का और ऐनक यहाँ आएगा, ओखली का औरत यहाँ आएगा। ईजिली तरीके से आप लोगों का ना जो अलग अलग पार्ट में डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद ऐसे लिख लो और उसके बाद प्रश्नों को देखो जी। हिंदी में पश्च स्वर है तो पश्च स्वर कौन सा होगा? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो पश्च स्वर में जितना भी आएगा उसको देख लो। तो देखो उ और ओ, तो उ किस में है? इसमें देख लो, ये देखो ये छोटा उ इसमें है और ओ किस में है? इसी में है। तो किस में आएगा जी? वो ऑप्शन नंबर डी ही ना करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप लोग समझो, आने वाले प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 41 को अब ध्यान से पढ़िए। उ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन ए अग्र स्वर, ऑप्शन बी मध्य स्वर, ऑप्शन सी पश्च स्वर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सेम अगर उसको बनाना सीख जाओगे ना तो जितने भी प्रकार के इसमें प्रश्न बनेंगे इजी तरीके से बन जाएगा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी पश्च स्वर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ओ किस प्रकार का स्वर है? तो ओ पश्च में ना आएगा जी, अभी बताओ ना, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अनार का यहाँ लिखना है, आमे का यहाँ लिखना है, इमली का, ईख का, उसके बाद उल्लू का और ऊन का। तो उल्लू ऊन किस में आ रहा है? पश्च में आ रहा है, तो पश्च स्वर हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को समझते हुए चलना है, रटना आप लोगों को नहीं है। चलिए प्रश्न क्रमांक 42 को पढ़िए। अ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन ए अग्र स्वर, ऑप्शन बी पश्च स्वर, ऑप्शन सी मध्य स्वर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी मध्य स्वर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अ किस प्रकार का स्वर है? तो ये जो अ है वो मध्य स्वर ना होगा। अभी आप लोगों को जस्ट बताना कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर 3 भाग में ऐसे अलग अलग बांटा है। और शुरू कहाँ से करोगे? बीच से करोगे। तो आ अनार का किस में आएगा? इसमें आएगा। आमे का इसमें आएगा, इमली का, ईख का, उल्लू का, ऊन का, ऋषि का छोड़ दो, एड़ी का, ऐनक का, ओखली का, औरत का। तो ये देखो अ किस में आ रहा है? मध्य स्वर में आ रहा है, बीच में आ रहा है ना। तो आप लोगों को ऐसे पढ़ते हुए चलना है, रटना आप लोगों को नहीं है, इसीलिए बार बार बोल रहा था कि ऐसे पढ़ोगे तो इजी रहेगा आप लोगों को याददाश्त के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 43 को पढ़िए अब। निम्न में से कौन सा मध्य केंद्रीय स्वर है? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ए या ऑप्शन डी अ? तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी अ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है? तो मध्य जो स्वर होगा जी वो आ ही ना हो जाएगा। अब भी जस्ट सेम टू सेम बताया ना जी, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। और अनारा में के शुरू कहाँ से करोगे? बीच से। आ अनार का यहाँ आ जाएगा। तो ये आ क्या होगा? मध्य स्वर के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। तो ऐसे आप लोगों को समझना है, रटना नहीं है। एक बार आप लोग इसे समझ जाओगे ना तो जितने भी घुमा करके प्रश्न पूछे ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 44 को
पढ़िए अब। निम्न में से कौन सा अग्रस्वर है? तो अग्रस्वर कौन सा होगा? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ई या ऑप्शन डी ओ। तो क्या इसका आंसर होगा? अब आप लोग बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा अग्रस्वर है? तो अग्रस्वर के लिए आप लोगों को बताया ना, तीन भाग में बांटा है। अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर, तीन भाग में अलग अलग। शुरू से कहाँ करना है? आ अनार का, आ आमे का, इमली का और ईख का। तो अग्रस्वर किस में आएगा? तो अग्रस्वर में ई ही ना आ जाएगा जी। देखो, आ अनार का, आमे का इसमें आ जा रहा है, इमली का और ईख का इसमें आ जा रहा है, तो इमली बोला है ना, तो ऑप्शन सी ही ना करेक्ट हो जाएगा जी ऐसे में। तो इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोगों को रटना वगैरह कुछ नहीं है बार बार ऐसे प्रश्नों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 45 को पढ़िए। निम्न में से कौन सा स्वर पश्च है? तो पश्च स्वर कौन सा होगा? अब आप लोगों के सामने फिर से ऐसा प्रश्न है, बताइए। प्रैक्टिस हो जाएगा जी, बार बार ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा पश्च स्वर है बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पश्च स्वर इसमें पूछा है, तो पश्च स्वर कौन सा होगा? आ हो जाएगा। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर तीन भाग में बांटे हम लोग। अनार का, आमे का, इमली का, ईख का, उल्लू का, ऊन का, ऋषि का, एड़ी, ऋषि का छोड़ दो, एड़ी का, ऐनक का, ओखली का और रथ का। तो आ जो है वो किस में आ रहा है? पश्च स्वर में आ रहा है। तो करेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे आप लोग प्रैक्टिकल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए 46 को पढ़िए। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर कौन सा होगा? अब आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अब बताइए फिर से। तो प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी ऊ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पश्च स्वर को पूछा है, तो अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर यहाँ से शुरू किए। अनार का, आमे का यहाँ लिख लिए, इमली का, ईख का, उल्लू का, ऊन का। तो उल्लू और ऊन आ रहा है, देखो जी। तो उल्लू इसमें है ना, ये सी वाला, तो सी वाला पश्च स्वर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। कुछ ही प्रश्न आप लोगों के लिए बचा हुआ है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 47 को पढ़िए। कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं, यह आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन सा भेद होते हैं? दो। सबसे पहला मौखिक स्वर होता है और दूसरा अनुनासिक स्वर होता है। तो इन दोनों स्वर को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 48 को अब ध्यान से पढ़िए। मौखिक स्वर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो मौखिक स्वर कौन सा है पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 48 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी ई जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मौखिक स्वर है, तो मौखिक स्वर जो होंगे ना वो ई जो है वो मौखिक स्वर कहलाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके भी रख लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 49 को ध्यान से पढ़िए। निम्नानुसारिक है, ऑप्शन ए आंचल, ऑप्शन बी कंचन, ऑप्शन सी अंतःकरण या ऑप्शन डी इच्छा। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर है ना वो व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया। क्यों विलोपित किया गया है? निरनुनासिक है बोले है, और निरनुनासिक जो होता है ना, तो उसका उच्चारण जो है वो हवा जो केवल ना मुख से निकलता है, नाक से नहीं निकलता है, ठीक है। तो ऐसे शब्द को निरनुनासिक कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और इसमें देखो आंचल जो लिखा है वो ये जो है ना वो क्या कहलाएगा? अनुनासिक कहलाएगा, जिसका ना उच्चारण करने में क्या होगा? हवा जो है ना वो नाक और मुंह दोनों से निकलता है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग अनुनासिक बोलेंगे। लेकिन निम्नुनासिक उसे कहते हैं जिसमें ना हवा जो है वो केवल मुख से बाहर निकलता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? निम्नुनासिक बोलेंगे। और इसमें जितने भी ऑप्शन है ना, इसमें दोनों का प्रयोग हो रहे हैं, तो इसीलिए व्यापम के द्वारा इसे विलोपित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, तो इसको भी पढ़ते हुए भी चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 50 को पढ़िए। निम्नलिखित में से वृत्तमुखी स्वर है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ए या ऑप्शन डी ई। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी ऊ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से वृत्तमुखी स्वर है, तो वृत्तमुखी जो स्वर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी ऊ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर को ना दो प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले अवृत्तमुखी और दूसरा वृत्तमुखी। वृत्त मतलब जो गोला होता है ना, जिस प्रकार से हमारा ओठ जो है किसी शब्द को उच्चारण करने में या किसी वर्ण को उच्चारण करने में, तो जिस प्रकार से स्थिति होता है ना हमारे
नोट करना। तो उसके आधार पर दो प्रकार से बांटा है, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। और इसमें पूछा है वृत्तमुखी, तो ऊ का जब हम उच्चारण करते हैं ना तो वो वृत्त प्रकार से हमारे जो मुख है वो बनता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लूँ तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। तो ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।